अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आवाज आ रही है? जी सर। चलो मैं सर एक मिनट अंदर आ गया हूँ, जरा नीचे उड़ गए। पता नहीं कब तक चलेगा ये ऑनलाइन वाला सिलसिला। पर ये सेमेस्टर निकल जाए सर बस। हमारे एक टीचर है, वो ज़ेबिस्ट में चले गए, डॉक्टर सज्जाद साहब। जब तक लॉकडाउन कह रहे कि मुझे लगता है कि ये फॉल 2021 तक जाएगा। ओ लगता है तो यही है अभी तक फिलहाल जो सिचुएशन है। पता नहीं यार क्या कर सर रहे हैं लोग। कल तो डिसाइड किया है कि मरहलावार इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे 12 तारीख को जी सर, मतलब बंद क्यों किए? अलग अलग क्लासेस वाइज खोलेंगे। अच्छा, खोल दें बच्चों के तो खोल देंगे उसको। जी सर। अच्छा तकरीबन स्टूडेंट्स आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन। हाँ बोले सर जैसे आपने अभी में बताया कि कंस्ट्रक्शन फीस की ना, आवाज कम आ रही है, दोबारा बोलो। हेलो हेलो तला। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? तला आप पूछ रहे थे। सर आवाज क्लियर है? हाँ जी अब क्लियर है। अच्छा सर, जैसे मैं अभी केई के साथ काम कर रहा हूँ, धावी ग्रिड की जो है न्यू ट्रांसमिशन लाइनें बिछ रही है ठीक सर, है तो वो भी उसके अंदर है, तो उसकी तो ईआईए हुई हुई है। ठीक अब है। जब वो ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तो ऑपरेशन फेज न्यू ईआईए बनेगी पर नहीं वो नहीं रिलाय करें। नहीं 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 नहीं, वो कंस्ट्रक्शन हम जो IEEE या EIA फाइल करते हैं तो उसके अंदर जो है इम्पैक्ट्स दोनों के लेते हैं हम, कंस्ट्रक्शन के भी लेते हैं और ऑपरेशन के भी लेते हैं। अलग से फाइल नहीं करेंगे उसकी। ठीक हो गया सर। ठीक है। अच्छा बास प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम सिर्फ ऑपरेशन के ले रहे होते हैं, सिर्फ ऑपरेशन की EIA चाहिए हमें, सिर्फ ऑपरेशन की अप्रूवल चाहिए। वो कौन से होते हैं? सर अगर हम एक्सटेंड करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। गुड। जब हम एक्सटेंशन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की, एक्सटेंशन कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे थे, हमने 3 प्लांट लाके और रख दिए। होता तो वैसे देखा जाए होती तो नई चीज है, लेकिन वो हम एक्सटेंशन का जो है हम कहेंगे जगह तो वही थी, लेकिन हम इसको एक्सटेंशन पे जा रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं या मशीनरी लाके रख रहे हैं, तो हमें हमें उसकी IEEE करानी है। इसी तरह विद इन द फैसिलिटी हमने क्या कराना है, एक डाइंग यूनिट है, एक डाइंग यूनिट है, वो अपनी फैसिलिटी के अंदर ही ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाह रहा है, तो उसकी क्या होगी, उसकी भी इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन होगी, वही सेक्शन 17 की वायलेशन, सॉरी सेक्शन 17 के अंदर आएगा वो। ठीक है। ठीक है। और ठीक वो है। एक कंपनी है जो है अपना क्या कहते हैं, 3 मंजिला बिल्डिंग थी, वो अपना एक्सटेंशन करके जो है 6 मंजिला बिल्डिंग बना रही है, ऑफिस बना रही है, तब भी वो क्या करेगी, वो ऑपरेशन की NOC लेगी, कंस्ट्रक्शन की NOC लेगी, सॉरी। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। सर इसमें 2 NOC दी जाती है ना, एक कंस्ट्रक्शन फेज होता है और एक ऑपरेशन फेज भी होता है, तो वो जो ऑपरेशन फेज मिलती है मैंने भी सुनी कि 2 NOC दी जाती है, NOC हमेशा एक ही होती है। ये जो भी कर रहा है सर मेरे मैंने ख्याल। देखा है, मेरे पास जब केसेस आते हैं ना, तो जब मैं नहीं उनको नहीं रिव्यू सर, करता हूँ तो ठीक कह रहे बाकायदा हैं उसकी कंस्ट्रक्शन फेज NOC के अंदर ये कंडीशन लगी होती है कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन आपने इसकी ऑपरेशन फेज NOC ऑब्टेन करनी है। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन या मुझे पता है, वो जो ऑपरेशन फेज NOC होती है वो EMP की बेसिस पे दी जाती है। ठीक है, वो हो जाता है फिर मैनेजमेंट प्लान। हम अपनी IEEE तो EIA सर के वो अंदर कंस्ट्रक्शन फेज की NOC में कंडीशन देते हैं कि आपको ऑपरेशन फेज की NOC लेनी पड़ेगी।
मुझे नहीं पता, मैंने शहरियार कभी थोड़ा ऐसा करा। क्लैरिफाई जी करोगे? जी सर बिल्कुल, ये नाम तो मुझे इनका नहीं पता, लेकिन ये सही कह रहे हैं सर। किसी भी अमजद EI अमजद या IEE की जब अप्रूवल होती है तो वो इट्स ओनली फॉर एप्लीकेबल ओनली कंस्ट्रक्शन फेज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ EI या IEE रेगुलेशन। उसके अंदर एक क्लॉज ऐड किया जाता है कि आप जब भी ऑपरेशन पे जाएंगे या कमिटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो डिपार्टमेंट को आप इन रिटन फॉर्म इंफॉर्मेशन देंगे कि लाइक हम अब जो है ऑपरेशन फेज में जा रहे हैं तो काइंडली इसे कंसीडर किया जाए। तो फिर डिपार्टमेंट उनको इन रिटन जवाब देगा, तो दैट इज द ऑपरेशनल सर्टिफिकेट या अप्रूवल। यानी दो 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 देने शहरियार, पड़ेंगे। ये ऑपरेशनल फेज एनओसी जो होती है वो फिर किस बेसिस पे दी जाती है? ईएमपी पे ही दी जाती है ना, कि कंस्ट्रक्शन के ये बाद उसका आपकी नहीं ईएमपी डेवलप जस्ट होता है EMP फिर पे नहीं ऑपरेशनल होती, फेज ये दी जाएगी? पूरे पूरे कंस्ट्रक्शन टेन्योर हाँ की जो है एक कंप्लाइंस रिपोर्ट बनाई जाती है, जो आप मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे ऑलरेडी सबमिट कर रहे होते हो। फिर उसका एक कंपाइल पूरे 1 ठीक है साल या ठीक 2 है। साल का जो प्रोजेक्ट होता है कंस्ट्रक्शन फेज का, उसको कंपाइल किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल कंप्लाइंस हाँ वो रिपोर्ट 3 या साल के लिए एनवायरमेंटल वैलिड होती है ना मैनेजमेंट प्लान। कंस्ट्रक्शन फेज की एनओसी? वो ECR होती नहीं है नहीं जो नहीं फिर नहीं, जमा 3 होती साल है। के लिए वैलिड नहीं होती है। 3 साल के अंदर अंदर आपने कोई भी आवाज कट रही है। आवाज, वैलिडिटी नहीं होती है उसकी। 3 साल के हेलो अंदर आपने वो काम करना है। 3 साल के बाद जो है वो क्या कहते हैं, अप्रूवल इज नॉट वैलिड फॉर दैट। मतलब ये है कि आपने जो है 3 साल के अंदर नहीं किया, और 3 साल के बाद एक तो आप लायबल भी हैं, 3 साल के अंदर आप करेंगे। दूसरा, अगर 3 साल के अंदर नहीं किया तो वो अप्रूवल लेके आप फर्दर थ्री ईयर्स के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये होता है। नहीं सर, इस पे हेलो हेलो, नहीं हाँ। सर, वो कहते हैं कि ऑटो एक्सटेंशन मिल जाती है 3 साल की, आपको पता फिर नहीं ईपीए इन्होंने को यार इंटीमेट ये करने की सारी जरूरत जुगाड़ें नहीं। निकाली हुई, अब इसका क्या कर सकते हैं हम। ऑपरेशन की एनओसी मैंने जो है ना अच्छा पैसा भी तो कमाना है ना भाई। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। नहीं, बहरहाल वो है ये कि देखें, EIA तो एक इम्पैक्ट असेसमेंट ये है कि आप एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, उसके एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट्स क्या होंगे, वो चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो चाहे ऑपरेशन से रिलेटेड हो। अब इन्होंने ऑपरेशन की अलग बना ली है, कंस्ट्रक्शन की भी अलग बना ली है, तो सावधान बात है वो फिर जो हम ऑपरेशन देखें, IEEI और EMP में फर्क क्या है, बेसिक फर्क उसके अंदर डिफरेंस क्या है, कौन शहरियार आप ही बता दें चले। सर, बेसिक इम्पैक्ट असेसमेंट किसी भी ना प्रपोज चीज की जाती है, जो ठीक है कोई प्लांट या कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगने जा रहा। मैनेजमेंट प्लान हमेशा एग्जिस्टिंग की जाती है। ठीक है, एग्जिस्टिंग की क्यों करते हैं, और मैनेजमेंट प्लान कहाँ तक का होता है? मतलब कहाँ तक का होता है, मतलब सवाल नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या इर्द गिर्द का एरिया भी देखा जाता है? नहीं नहीं सर, हाँ, एग्जिस्टिंग फैसिलिटी की मैनेजमेंट प्लान होती है, उसके इर्द गिर्द का एरिया, उसकी सराउंडिंग को नहीं देखा जाता है। कंसीडर नहीं इम्पैक्ट किया था, इवैल्यूएशन के बिल्कुल। अंदर 5 किलोमीटर रेडियस सर्कल के ऊपर उसकी सर इम्पैक्ट ईएमपी इवैल्यूएशन स्कोप की के जाती है। अंदर रहता है। ठीक है, वही EMP का स्कोप, यही जो भी मेरे शहरियार की बात हो रही है, बाकी भी शायद उनको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। जो IEE और EMP में फर्क क्या है, IEE जो है या EIA जो हम इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, दैट कवर्स अ लार्ज एरिया। यानी ये जो प्रोजेक्ट लगने जा रहा है, इसकी सराउंडिंग पे भी इसके क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसके वहाँ का फ्लोरा फाना है, वहाँ की जो है लोग हैं, पॉपुलेशन है, वहाँ की एयर क्वालिटी है, उस पर क्या फर्क आएगा। और हमारा जो इमीजिएट एरिया होता है ना, जो इमीजिएट जिसको हम कहते हैं कि हमारा कंसर्न है, वो 5 किलोमीटर का एरिया होता है। यानी वो जो प्रोजेक्ट लगेगा उसके 5 किलोमीटर के अंदर अंदर, किलोमीटर का रेडियस, रेडियस का मतलब ये है कि चारों तरफ का जो 5 किलोमीटर का एरिया होता है वो हमारी बेस लाइन एरिया होता है। उसके इम्पैक्ट्स हमें इमीडिएट इम्पैक्ट्स देखने होते हैं। इस प्रोजेक्ट के लगने से ये 5 किलोमीटर की आबादी को कहीं डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, पॉपुलेशन शोर तो नहीं मचाएगी, नॉइस तो जनरेट नहीं होगा, ये इम्पैक्ट्स हम जाके चेक करते हैं। फ्लोरा फाना डिस्टर्ब तो नहीं होगा, विद उस किलोमीटर के अंदर कहीं कोई नेशनल पार्क तो नहीं आ रहा। ये इशू हमारा किस पे हुआ था अभी, ये बहरिया टाउन पे भी हो चुका है यार, ऐसे ही है ना। आपके जो है बहरिया टाउन है, पीछे जाके कहीं वो कीर्थर नेशनल पार्क को भी लगता है। कीर्थर है, कौन सा है वहाँ पे? जी सर कीर्थर है। कीर्थर है। और मैंने खुद वहाँ पे एक दफा मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, शायद मैंने पहले बताया होगा। तो वहाँ पे मैंने खुद एक जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो मैंने खुद गीदड़ों की आवाजें सुनी है। तो वो जो उसके पीछे है, बाउंड्री जाके जो ये एक्सटेंशन कर रहे थे अच्छा खासा प्रोजेक्ट का, तो
तो पीछे जाके कहीं कीर्थर को लगता है और वहाँ पे हमारी नेचुरल हैबिटेट्स है वहाँ पे अच्छा बस खासा, वो सर कीर्थर कचरा खाना बन जाएगा। भाई यही होगा। तो हाँ मैंने सेक्शन ये मैंने खोला है पंजाब बलूचिस्तान का खोला है, बलूचिस्तान प्रोविंशियल असेंबली सेक्रेटरीट, यहाँ पे कहीं लिखा है हाँ, बलूचिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2012। अब इसके अंदर मैंने आपको पंजाब का बता दिया है, सिंध का बता दिया है, यहाँ पे मुझे कहीं सेक्शन उसका नजर नहीं आ रहा, डेफिनेशन है उसी तरह। और है सर, नीचे जाएं। 3, 4, 5 ये सेक्शन 5 आ गया। 6 आ गया, बलूचिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के फंक्शन क्या होंगे। 7 आ गया, पावर्स हो गई एजेंसी की। 8 आ गया, 9 आ गया, और ये आ गया मेरे ख्याल में। दिस वन स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी में डालते हैं डायरेक्ट, छोटा मोटा जी काम जी, नहीं करते लोग। नहीं अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइएगा। हाँ सेक्शन 13 है। हाँ जी बोले। अच्छा सर, जैसे अभी आप ईएमपी का नाम ले रहे थे, हम्म IEEE के अलावा भी, हम्म सर ये कब होती है? यानी अब मैं एक प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ तो मैं जाहिर है उसकी AIA या whatever जो भी हो मैं पहले आवाज हल्की आ रही है। हेलो। जी सर आपको। हाँ अब आ रही है, बोले। हाँ सर, ये जो आप EMP का बता रहे थे अभी कि EMP जो होती है वो बाद में होती है, तो सर ये बाद में क्यों होती है? हम जब पहले ही एक चीज जब प्रपोज कर रहे होते हैं, पहले ही हम EIA IEE करवा रहे होते हैं, फिर बाद में हमें EMP की जरूरत क्यों पड़ती है लगने के ईएमपी बाद? बाद में क्यों पड़ती है? मैनेज ईएमपी जस्ट एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान है वो, आपने उसको मैनेज कैसे करना है। देखिए, ईएमपी इज अ पार्ट ऑफ IEEE। जब ठीक हम है। ठीक है, जब हम IEEE की रिपोर्ट बनाते हैं, मैं डिस्कस करूंगा कि रिपोर्ट के अंदर कंटेंट्स क्या क्या डाले जाते हैं, तो उसके अंदर एक चीज लिखी जाती है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लान। कि आप जो ये पूरा इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, मिटिगेशन दे रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज और उसको कैसे मॉनिटर करेंगे। मिसाल के तौर पे एक पोल्ट्री इंडस्ट्री है, ठीक है, पोल्ट्री एक Yes, शख्स जो है पोल्ट्री फार्म लगाना चाह रहा है। अब वो पोल्ट्री फार्म लगा रहा है, उसे पता है यहाँ से सॉलिड वेस्ट भी जनरेट होगा, यहाँ से जो है वो एमिशंस भी होंगी, जनरेटर से एमिशंस होंगी, जनरेटर लगा रहे तो जनरेटर की एमिशंस होंगी, सॉलिड वेस्ट होगा, क्योंकि वो जो चूजे होते हैं ना जिससे मुर्गियां बनाते हैं वो, तो वहाँ पे वो नीचे राइस खस्क बिछाते हैं, चावलों का बरादा बिछाते हैं, जिसके ऊपर वो चूजे जो है ग्रो करते हैं। फिर से वहाँ पे पानी का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे एक क्या कहते हैं वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वाटर वेस्ट। अब ये ठीक हम है। जब इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं कि ये इम्पैक्ट्स आएंगे, इससे बदबू होगी, ठीक है, जहाँ पे पोल्ट्री इंडस्ट्री होती है या पोल्ट्री फार्म लगता है, वहाँ आपको पता है बहुत ज्यादा स्मेल होती है। आप जब कभी कोई बस गुजरती है, पास से ट्रक गुजरता है पोल्ट्री का, जो मुर्गियां लेके जाते हैं, उसकी कितनी स्मेल होती है आपको अंदाजा हो जाता है। एक दुकान से स्मेल होती है, तो जहाँ पे जी पोल्ट्री सर, फार्म बहुत होता होती है। है, तो अब हमने इसका इम्पैक्ट चेक करना है कि ये पोल्ट्री फार्म जो आ रहा है, इसके 5 किलोमीटर के अंदर रेडियस के अंदर कोई रेजिडेंशियल तो नहीं है जो जाके शोर मचाए कि भाई मैं तो बदबू आ रही है। तो बहरहाल वो ये प्रोजेक्ट लगने से पहले, अब हम जब लगा लेते हैं ना, जब लगाने के बाद अब हमने उसको मैनेज करना है। तो ये मैनेज कैसे करेंगे? वो जो एक मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग प्लान होता है, ये प्रोजेक्ट लग जाएगा तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, उसके एमिशन टेस्टिंग कब कब होंगी, वो 3 महीने बाद होंगी, 6 महीने बाद होंगी, 12 महीने बाद होंगी, वो आप देते हैं। फिर इसके अंदर जो है जो पिट बनाई जाएगी जहाँ पे वो वेस्ट वाटर इकट्ठा होगा, वो कितने अरसे बाद उसकी सफाई होगी। तो दैट इज द ये आपका मॉनिटरिंग, ये मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लान है। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक तो है सर, ठीक इसको है। हम अलहदा नहीं कर ठीक है। सकते। मॉनिटरिंग का मतलब ये है, मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हर साल में क्या ये कंपनी वो जो राइस हस्क पे जो जो चावलों का बरादा है उसको कहाँ डिस्पोज ऑफ कर रही है, इसी तरह जो वेस्ट वाटर वहाँ पे जनरेट हो रहा है उसको वो कहाँ डंप कर रही है, ठीक है, डिस्चार्ज कहाँ कर रही है उसको। फिर ये जो बदबू पैदा हो रही है, आए इसकी कोई मॉनिटरिंग हो रही है नहीं हो रही, तो ये दैट इज द पार्ट ऑफ योर इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन ठीक का है। ठीक पार्ट है। है, ठीक है। हाँ, अब ठीक यहाँ पे है। अब मैं एक इशू बताऊं आपको, ये मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, अनस भी हैं, ये सारे बच्चे हैं मेरे। तो ये बदर हो गए, अमजद हो गए, जवाद हो गए, जीशान हो गए। एक चीज बता दूं कि ईएमपी जो सिंध में चल रही है, ईएमपी कहाँ होगी और IEE और EIA क्या हो कहाँ होगा। फर्ज क्या, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो पहले से काम कर रहा है। अब उसके ऊपर एजेंसी की तरफ से एक लेटर है कि भाई आप कंप्लाइंस करें।
अब वो कंपनी पहले से काम कर रही है, आज तक उसने कोई रिपोर्ट, कोई सीपा में कोई कुछ जमा नहीं कराया इन्वायरमेंटली, तो अब वो क्या करेगी? दिखाओ मैं बना रहा हूँ। है शहरियार? हेलो, सर वो अब ईएमपी करवाएगी ना, वो अब ईएमपी कराएगी। क्यों कराएगी? क्योंकि ये जो लॉ इन्फोर्समेंट हुई थी या लॉ से पहले जो इंडस्ट्रीज बनी थी उनके Good. ऊपर Good. IEEE एप्लीकेबल नहीं होगा। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये इसका तरीका जी सर, हाँ, सही कह इसका रहे हैं। तरीकाकार ये है। और सर पंजाब में प्रैक्टिस ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई केस आता है पंजाब का ना, कि वो कहता है कि भाई हम तो 1997 से पहले के काम कर रहे हैं, तो जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार इन रिटर्न आप कम से कम हम ईपीए से लिखवा के दे दें, तो ईपीए उनको सिर्फ ये लिख के देता है कि भाई आपकी इंडस्ट्री 1997 से पहले की थी, पर एनईक्यूएस की कंप्लायंस आपके ऊपर अभी भी एप्लीकेबल है, जिसकी रिपोर्ट आप सबमिट करवाते रहेंगे। वो जमा कराते रहेंगे। सिंध में क्या होता है? सिंध में होता है ये सिंध में होता है ये कि वो कंपनीज जो 2014 से पहले की हैं, अगर मैं गलत ना हो तो मुझे सही कर दीजिएगा। हम तो ये करते हैं कि 2014 से पहले की जो कंपनीज हैं, अगर वो 2014 के बाद कंस्ट्रक्ट हुई हैं तो, और वो ऑपरेशन में है, पूरा अपना प्रोडक्शन दे रही हैं, और अभी तक उन्होंने कोई कंप्लायंस जमा नहीं कराई, तो हम कहते हैं भाई आपने वायलेशन की है। ठीक है, वायलेशन की आपने सेक्शन 17 की, उसकी आप फाइन पे करें या जो भी है, या आपको डीजी साहब जो है वो माफ कर दें, वो अलग बात है। ले आओ वो वाला, हाँ, तो अब ये है कि दोनों बैठ के पिए। 2014 से पहले की हैं वो तो ईएमपी जमा कराएंगी। उसका तरीकाकार ये होता है कि हम उससे बिजली का बिल ले लेते हैं 2014 से पहले का, उस कंपनी के नाम का। ठीक है। अच्छा, पंजाब में जो है, सॉरी बलूचिस्तान में सेक्शन 13 के अंदर आता है। इसमें कहीं लिखा हुआ तो नहीं है सेक्शन 13, ये है ना? तो आपने बताया नहीं बिजली का बिल लेके करते क्या है फिर? नहीं, बिजली का बिल देखें, हम क्या करते हैं, बिजली का बिल जो है अपनी ईएमपी की रिपोर्ट के साथ लगा देते हैं। मेरी प्रैक्टिस तो ये थी। यूटिलिटी बिल्स जो है ना, लाइक मैंने एक कंपनी का काम किया था, तो उन्होंने पहली दफ़ा अभी 2020 के अंदर फाइल किया, हमने उनका फाइल किया ईएमपी, तो उन्होंने क्या, उन्होंने आज तक कोई भी अप्रूवल जमा नहीं कराई थी। 2020 में उनको ज़रूरत पड़ी, उन्होंने फाइल जमा करवा दी। अब कंपनी 2014 से पहले की थी, तो हमने कहा उसकी कोई एविडेंस दीजिए आप कि 2014 से पहले आपके पास यही काम था, इसी कंपनी के नाम पे आपको ऑपरेशन कर रहे थे। तो फिर उन्होंने, चले बैठे दोनों इधर बैठ जाओ मेरे पास। समझ में आ रहा है? इधर आओ, हाँ बैठो इधर, हाँ बैठो पे चलेंगे। ठीक है, तो इसमें ये करते हैं कि हम बिजली का बिल लगा देते हैं उसके साथ, ताकि जो है वो, हेलो, ताकि जो है वो क्या नाम है उसका एविडेंस, एज एन एविडेंस की कंपनी जो है 2014 से पहले काम कर रही थी। अच्छा, बहरहाल जल्दी गो थ्रू करते हैं इसको। दिस इज सेक्शन 15। सेक्शन 15 ये किसका है? आपका बलूचिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का। तो सेक्शन 15 हमारा, मैं ये खोल भी लेता हूँ वर्ड की फाइल। एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा। नहीं, मैं बाइक ठीक करवा के आता हूँ। ये देखिएगा जरा। तो हमने जो पढ़ा अभी तक, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इसको जरा साइलेंट कर लीजिएगा। अच्छा सर, ये जो चेकलिस्ट है ना, ये ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। ये वाली जो मैं बना रहा हूँ, नहीं वो जो, हाँ सर, ये जो बना रहे और जो अभी आप बता रहे थे ना ये। अच्छा मैं शेयर कर दूंगा, ये तो वेबसाइट पे मौजूद है। अच्छा, ये जरा साइलेंट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर खोल लीजिएगा जी जहाँ से शोर आ रहा है। आ जाओ। अच्छा जी, EIA एट IEE, अमजद किसकी तरफ से शोर आ रहा है? सर मेरा बदर का माइक खुला है। मैंने अभी ऑन किया था। बदर, इसको ऑफ कीजिएगा। रुक जाओ। हेलो, ऑफ कर दिया? अच्छा जी। अच्छा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। स्क्रीन शेयर की हुई है,
इसको और बड़ा कर लेते हैं। IEEE जो है एक चीज तो पता चली कि भाई ये बिफोर कंस्ट्रक्शन एंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा ऑफ एनी प्रोजेक्ट विच हैज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन जब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक के कंपनी जो है इम्पैक्ट असेसमेंट की असेसमेंट की रिपोर्ट फाइल ना करे, फाइल अ रिपोर्ट ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट, file a report of impact assessment to the concerned environmental protection agency, ठीक है। सो IEEE क्या होगी, कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन से पहले कंपनी का जो प्रोपोनेंट है, the proponent of a company, the proponent of the project, proponent of the project, proponent कौन होंगे, जो कि उस प्रोजेक्ट को प्रोपोनेंट वो होंगे जो कि इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, जिनका पैसा लग रहा है। वो क्या करेंगे, एक फाइल करेंगे रिपोर्ट, किसकी, इम्पैक्ट असेसमेंट की टू द कंसर्न एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इधर चलो मेरे साथ, इधर आओ आगे। ये बंद करें माइक अपना। इधर आओ। हेलो, ठीक है। तो EIA IEEE बिफोर कंस्ट्रक्शन बिफोर ऑपरेशन होगा, और प्रोपोनेंट इसकी रिपोर्ट को फाइल करेगा एजेंसी के अंदर, और एजेंसी इज लायबल टू, जिम्मेदारी एजेंसी की है टू गिव द NOC ऑफ द कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब इसके अंदर हम फर्दर ये देखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीक में बता दूंगा, या अगर नेक्स्ट सेशन रखते हैं कि भाई अब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये पंजाब में जो है, पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये 2019 कब आया था, 1997 के अंदर, और इसके अंदर अमेंडमेंट हुई थी 2012, ठीक है। सिंध में आया था, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में, ये कब पास हुआ था, 2014 में, ठीक है, जिसके अंदर फर्दर रेगुलेशन बनी थी IEEE रेगुलेशन। और बलूचिस्तान में कब आया था, बलूचिस्तान में आया था कब, 2012 के अंदर, ठीक है। दूसरी बात हमें ये पता चल गई, एक तो ये कि भाई IEEE कब की जाएगी, बिफोर द कंस्ट्रक्शन एंड स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन करेगा, प्रोपोनेंट एक रिपोर्ट फाइल करेगा, ठीक है, टू द कंसर्न एजेंसी, और वो कंसर्न एजेंसी लायबल होगी कि वो NOC प्रोवाइड करे बिफोर द स्टार्ट, बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, सिंध में जो है, पंजाब में जो है, वो सेक्शन में बाद में डिस्कस करूंगा, पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडेड 2012 वर्जन, और इसका जो सेक्शन है, ये सेक्शन पंजाब में सेक्शन 12 के अंदर आता है। अच्छा, और इसमें जो है ये सेक्शन सिंध में किस सेक्शन में आता है, सिंध में सेक्शन 17 में आता है। बलूचिस्तान में ये किस सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन 15 के अंदर। तो ये सेक्शंस हैं, यानी पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का जो एक्ट पास हुआ है, उसका जो सेक्शन 12 है, वो बताता है कि इन्वायरमेंटल असेसमेंट जरूरी है। द प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड इन्वायरमेंटल असेसमेंट। प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल असेसमेंट की जरूरत है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 और ऑफ पीप एक्ट, यानी पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, इसी तरह सिंध के मुताबिक सेक्शन 17 के अंदर प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड इन्वायरमेंटल असेसमेंट
अकॉर्डिंगली सेक्शन 17 ऑफ सी पैक्ट। और बलूचिस्तान में जो है ये प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड एन एनवायरमेंटल असेसमेंट अंडर सेक्शन 15 ऑफ बी पैक्ट। यहाँ पे मैंने बलूचिस्तान बीपा लिख देता हूँ मैं इसको, BEPA, ठीक है। तो ये तीन बातें, ये बातें भी मैंने बता दी। KPK का मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है तो बता दे शहरियार। सर केपीके में भी इम्पैक्ट असेसमेंट तो की जाती है, लेकिन उनका अभी तक ऐसा गैजेट कोई पास हुआ नहीं है ना। ठीक है, तो वो किसके अंडर करते हो, किसी पंजाब के अंडर करते हैं? पीपा पंजाब पाकिस्तान या पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर करते हैं ये, जो कि 1997 में पास हुआ था। इसका सेक्शन मेरे ख्याल में वही सेक्शन अंडर सेक्शन 12, ये 12 में ही होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4 बता दिए, पाकिस्तान या पंजाब का। अच्छा, जो हमारा फेडरल लेवल पे होता है लाइक इस्लामाबाद है, तो वो किस सेक्शन के अंदर कराएगा? वो तो पंजाब में नहीं जाएगा सर, पंजाब वो पाकिस्तान पे जाएगा ना, यानी लाहौर फैसलाबाद ये सारे पंजाब में जाएंगे। ये लाहौर फैसलाबाद पंजाब में, इस्लामाबाद जो है वो मेरे ख्याल में नेशनल लेवल पे चला जाता है, ऐसे ही है। जी जी, ठीक है, ठीक पीपा में जाएगा। सर इस्लामाबाद की जो एनओसीज इशू होती है ना, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पाकिस्तान के नाम से इशू होती है। हाँ सही, फेडरल लेवल की है वो, बेसिकली फेडरल की जी है। सर। ठीक है, गुड जी। अच्छा ठीक है, यहाँ तक एक बात ये हो गई। अच्छा, फिर इनको जो फर्दर जी, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, वो एक केपीके और पंजाब के बॉर्डर पर है, जिस तरह ये है ना सर। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, वो केपीके और उसके दोनों में एरिया में आता है, केपीके के एरिया में भी आता है और पंजाब के एरिया में तो भी। 2 एनओसी चाहिए होंगे ना सर 2 एनओसी नहीं चाहिए। वो दोनों एनओसी चाहिए होगी। देखिए जैसे टापी का प्रोजेक्ट था, सवाल ये है कि एक IEEE कराना चाहता है और एक जो है वो EIA कराना चाहता एक IEEE करा रहा है और एक EIA करा रहा है। है। एक जो है उनका वो एक IEEE मुझे आवाज साफ नहीं आ रही। अच्छा, बहरहाल ये थोड़ी सी साइलेंट कीजिएगा, शोर आ रहा है मुझे। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई पाकिस्तान, पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बलूचिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अंडर सेक्शन 12। तो इनके सेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। दीज सेक्शंस आर फर्दर, मैं लिख देता हूँ, दीज सेक्शंस आर फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय रेगुलेशंस। और ये रेगुलेशंस क्या कहलाती हैं? IEEE के रेगुलेशन को हम क्या कहते हैं? वो हम कहते हैं रिव्यू ऑफ IEEE EIA रेगुलेशन, ठीक है। अब अगर पंजाब की बात करूं तो ये 2000 वर्जन चल रहा है, ठीक है। इन पंजाब में ये 2000 वाला ही वर्जन अभी तक चल रहा है। रिव्यू ऑफ IEEE EIA रेगुलेशन 2000 वर्जन, ठीक है। सिंध में जो है वो चल रहा है रिव्यू ऑफ IEEE EIA रेगुलेशन। सिंध में कौन सा है? 2016 है सर। नहीं, 14, गुड। अच्छा, बलूचिस्तान में कौन सा है? शहरियार पता है कुछ? अमजद, बलूचिस्तान का आइडिया है? सर बलूचिस्तान बड़ी सुनी एजेंसी है, उनको खुद नहीं पता कौन सा चल रहा है, हमें कहाँ से पता। मेरे ख्याल में बहुत वो ज्यादा सुनी है सर। हाँ, उसमें वो मेरे ख्याल में सिंध को फॉलो कर रहे हैं, वो भी 2014 वर्जन ही चलाते हैं शायद, मेरा इसका आइडिया नहीं है। मैं कंफर्म आपको बताऊंगा इंशाल्लाह फिर, ठीक है। देख के। और KPK का आपको अंदाजा हो गया होगा, वो बिल्कुल पंजाब को फॉलो कर रहे हैं, तो वो रिव्यू ऑफ IEEE EIA रेगुलेशन 2000 वर्जन पे ही चल रहे हैं।
अच्छा सर बलूचिस्तान वाले 2000 को फॉलो करते हैं, पंजाब वालों को। पक्का? जी जी, EIEIEE रेगुलेशन 2000। अच्छा, रिव्यू ऑफ IEEE रेगुलेशन 2000। गुड, अच्छा हो गया ये जी तो। जी। अच्छा, अब एक यहाँ तक तो मैंने बेसिक हमने आज डिस्कस किए हैं। एक चीज मैं आपको बता के जो है वो खत्म करूंगा अपनी बात, कि क्या ये 2000 वर्जन अभी तक एप्लीकेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर, ईयरली बेसिस या बाय इसको रिव्यू जरूर होना चाहिए क्यों? सर, क्योंकि हमारे पास एडवांसमेंट भी आती जा रही है, इंडस्ट्रीज की नेचर भी चेंज होती जा रही है। अभी तक कॉस्ट भी सर तब्दील जैसे हो रही है। पंजाब है, सर जैसे पंजाब है, पंजाब के अंदर कहीं ऐसे मेंशन नहीं है कि फार्मास्यूटिकल्स जो हैं उनको एनओसीज लेनी है, हालांकि सिंध के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। अब पंजाब वालों से बहस करो कि भाई आपके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हैं, पर वो उल्टा हमें ये कहते हैं कि यार मुझे रेगुलेशन में कहीं दिखा दो कि फार्मास्यूटिकल लिखा है या नहीं। फार्मास्यूटिकल क्या, फार्मास्यूटिकल पे कोई एप्लीकेबल नहीं होता वहाँ पे, फार्मा पे? नहीं, वो ये कहते हैं कि EIEIEE में क्लियरली नहीं लिखा हुआ फार्मास्यूटिकल के नाम से। अच्छा, होना तो चाहिए। जी, पंजाब में, सिंध में क्या हालांकि है? सिंध में लिखा हुआ है पर्टिकुलरली कि फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर EIEIEE एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है, पर बिल्कुल है। पंजाब की रेगुलेशन में फार्मास्यूटिकल्स का नाम मेंशन नहीं है। दिस इज रॉन्ग, ये होना चाहिए। सिंध वाला जी सिंध सर, वाला अब ज्यादा अच्छा उनसे बना हम हुआ है बात करते मेरे हैं तो हिसाब आगे से। तो हमें यही कहते हैं कि आपके रेगुलेशन में नहीं लिखा तो हम क्यों करवाएं। नहीं, इस तरह तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखी। तो सर इस तरह इसीलिए तो क्लियर होनी चाहिए बहुत सारी चीजें, क्योंकि टाइम टू टाइम चीजें जो है वो पता चलती हैं, एक्सप्लोर होती हैं। यही चीज मैं आपको बताऊं, इस चीज पे एक पूरा MS या PhD का थीसिस हो सकता है कि हमारी जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन या पॉलिसीज बनी हुई है, खासतौर पे रेगुलेशंस है, एक्ट है, इसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं बहुत सारे। मौजम साहब जो पढ़ाते थे ना, मौजम साहब अक्सर ये, एक मेरे पास एक स्टूडेंट आई, डॉक्टर शम्स, क्या नाम है उनका, वो जो रिटायर हो गए आपके, डॉक्टर जफर शम्स, सर वो कराची रिटायर यूनिवर्सिटी तो के नहीं हुए अभी। हैं जफर अभी, इकबाल शम्स सर, वो जफर इकबाल रिटायरिंग में शम्स। भी हैं। अच्छा, जफर इकबाल शम्स। हाँ, उन्होंने, उनकी एक स्टूडेंट थी, MPhil कर रही थी, तो वो अपने थीसिस का उसका टॉपिक जो था ना, वो लेके, बड़े अच्छे टीचर है जफर इकबाल शम्स, मुझे अच्छे लगते हैं वो। तो वो उन्होंने स्टूडेंट को अपनी असाइनमेंट दिया कि तुम तकरीबन 10 से 12 पेपर पढ़ के आओ कि हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं, इसके जो इसके अंदर कहाँ कहाँ गलतियां हैं, जो कि गलतियां ठीक की जाएं। तो मैंने उनको एक बात बताई थी कि ये जो हमारा 2000 वर्जन है, इट इज नॉट एप्लीकेबल नाउ, ये अब एप्लीकेबल रहा ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट आपने उस जमाने की दी हुई 2000 रुपए में 1 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू होती थी, अब तो 1 करोड़ कुछ है ही नहीं, 1 करोड़ की तो जमीन भी नहीं आती। तो ये आपका एक्ट वैसे ही फ्लॉप हो जाता है, ये जो रेगुलेशन है। ठीक है, तो बहरहाल ये टाइम मेरे पास नहीं है, आज थोड़ा सा मैंने आपको ये बताना था कि रेगुलेशंस क्या होती हैं, IEEE किस किस एजेंसी में या किस किस जो क्या कहते हैं प्रोविंस में किस रेगुलेशन के अंडर आता है, किस सेक्शन के अंदर आता है, आप ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरा, IEEE और EIA कब फाइल किया जाता है और क्यों फाइल किया जाता है और किसको फाइल किया जाता है, इसका सॉरी पर्पस सर, क्या है। आपको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ये फाइल को अपलोड कर दीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। कौन सी वाली? ये वर्ड पे जो लिखी है ना, ये वर्ड पे 4 आपने लाइन समराइज किया है। अच्छा चले, मैं इसको लिख दूंगा। और फिर सेक्शन जो है ये रेगुलेशन से एक्सप्लेन होते हैं, और ये रेगुलेशन रिव्यू ऑफ IEEE रेगुलेशन के नाम से कहलाती है। पंजाब में 2000 वर्जन है, इसी तरह सिंध में जो है वो 2014 वर्जन है। सिंध ने फिर भी इसको अपडेट किया हुआ है। सिंध के बारे में एक अच्छी बात यह है कि सिंध ने इसको अपडेट किया हुआ है। इसी तरह बलूचिस्तान में बहुत कैटेगराइजेशन भी अच्छी की हुई है, सेक्टर वाइज। कैटेगराइजेशन भी अच्छी है। अच्छा, सिंध में इसके अंदर 2-3 बातें और आती हैं। सिंध में इस रेगुलेशन के तहत हमने क्या करना है, हमने 3 काम करने हैं। या तो हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जमा कराएंगे, रिपोर्ट, EIA रिपोर्ट कहलाती है जो, या क्या जमा कराएंगे, इसकी IEEE जमा कराएंगे। एक और चीज भी जमा कराते हैं हम, एनवायरमेंटल चेकलिस्ट। गुड, इन्वायरमेंटल चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट वाला जो EC जो है ना, इन्वायरमेंटल चेकलिस्ट, ये पंजाब में या आपको किसी और आपके रिव्यू IEEE रेगुलेशन के अंदर नहीं मिलेगा। तो नहीं है। हाँ, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन इन्होंने अच्छा दिया हुआ है कि आप अगर 6 मंजिला बिल्डिंग है तो उसकी चेकलिस्ट जमा कराइए, छोटा सा स्मॉल कंस्ट्रक्शन है तो चेकलिस्ट जमा कराएंगे। ठीक है, उससे थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है तो IEEE फाइल होगी, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है
इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है तो EIA फाइल की जाएगी। तो ये चेकलिस्ट वाला फिनोमिना जो है ये सिर्फ सिंध में, ये पंजाब में, बलूचिस्तान में और KP सर के लेकिन नहीं होना चाहिए क्यों शरियात? सर। देखिए ना, अभी आपने जैसे पिछले कुछ टाइम पहले कहा था कि पैसे कमाने के जरिए खोले हुए हैं इन्होंने, हाँ, वो तो है। ये इस तरह से है, वरना इसके कोई खासा इम्पैक्ट नहीं होता। अगर 1 to 6 फ्लोर 5 फ्लोर की बात करें, उसके इतने ज्यादा इम्पैक्ट्स होते नहीं है। हाँ, वो 240 बिल्डिंग तो है नहीं, वो हाई राइज बिल्डिंग तो है नहीं। हाई राइज में तो जाएंगे भी नहीं, और दूसरा इतना कोई फ्लोरा फौना डिस्टर्ब नहीं होगा आपका। इसी तरह अगर मैं वेयर हाउस की बात करूं तो वेयर हाउस से क्या है, कुछ भी नहीं है। देयर इज नो एनी वेयर हाउस चेकलिस्ट पे जाता है। इम्पैक्ट। हाँ, ये हाँ, बात भी सही चेकलिस्ट है। में ये डालते हैं। और छोटी सी स्मॉल ऑफिस की कंस्ट्रक्शन है, उसको भी चेकलिस्ट में डाल देते हैं। उसमें थोड़ी चेकलिस्ट डाल देते हैं। लेकिन कोई शरियत होटल बना रहे हैं आप, उसको चेकलिस्ट में डाल देते हैं उसको आप। सर पेट्रोल पंप प्रैक्टिस अच्छी है सर, अगर इसको सही तरीके से करें तो थोड़ा प्रैक्टिस सा, अच्छी लेकिन है। जब हर पेट्रोल एक पंप्स है, सेक्टर को आप रेगुलेट कर सकते हैं। पेट्रोल पंप्स हैं तो उसकी तो IEE नहीं हो सकती। हाँ, उसकी चेकलिस्ट बनानी चाहिए। पेट्रोल पंप्स के इम्पैक्ट्स होते हैं, उस पे ये सर एप्लीकेबल है। पेट्रोल पंप्स को चेकलिस्ट में रखा हुआ है, बेसिकली वो चेकलिस्ट में नहीं होना चाहिए था। मेरे मुताबिक वो IEE के अंदर होना चाहिए था। IEE बहुत सही कह रहे हैं वास्ट हो जाता शहरियार। है वो शहरियार, मेरे हिसाब से तो। नहीं सर, सर होना चाहिए था। पेट्रोल उसकी पंप के वजह लिए है, सर प्रॉपर एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट हाँ और DC हाँ, अप्रूवल, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक एक्सप्लोसिव पुलिस तो इन्वॉल्व अप्रूवल। होता है इसके अंदर, सर ये बात जब सही है। इतने सारे बिल्कुल। अप्रूवल्स हैं, उसकी सिवियरिटी हाई है, तो सर IEE में होना चाहिए। लेकिन पंजाब में भी पेट्रोल पंप्स जो है वो क्या कहते हैं IEE में नहीं आते, ये भी मैं आपको बता दूं। पंजाब में भी लेकिन उसके लिए सर इम्पैक्ट स्केल देखिए सर, इम्पैक्ट पहले ज्यादा के है दौर उसका, में अभी के दौर में बहुत फर्क है। बिल्कुल, इम्पैक्ट स्केल उसका बहुत ज्यादा है ज्यादा है ये। पेट्रोल अब पंप्स का। फायर हल्का के सा हवाले एक से भी है, सिगरेट, हाँ, फायर के हवाले से फायर के बहुत हवाले से भी ज्यादा है है ना सर। और वाटर टेबल के हवाले से भी है। वाटर टेबल के हवाले से क्योंकि बिल्कुल। आप जो स्टोरेज बना रहे होते हैं वो जब जहाँ पे रॉ क्रूड वो ऑयल, अंडरग्राउंड होती है सर। हाँ, जो आपका ऑयल स्टोरेज होता है वो अंडरग्राउंड होता है, वो अगर लीक कर जाए, सीप कर जाए, तो अल्टीमेटली ये डैमेज करेगा अंडरग्राउंड को, आपके वाटर टेबल को डिस्टर्ब करेगा। और सर पर ट्रांसपोर्टेशन भी तो इम्पैक्ट रखती है ना, जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन आता भी है इम्पैक्ट उनका, रखती है, नॉइस इम्पैक्ट उसका रखता है, भी तो बहुत सारी इम्पैक्ट है ना चीजें हैं, सर। बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल उसको उन्होंने चेकलिस्ट में डाला हुआ है। इसी तरह पंजाब में भी कोई खास IEE फाइल नहीं करते, वहाँ भी इसी तरह की कोई छोटी मोटी रिपोर्ट बना के जमा करा देते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक ये था। इसके हवाले से किसी ने भी, आप 20 स्टूडेंट्स हैं, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। बस सर एक फेवर कर दें, ये डॉक्यूमेंट बहुत समराइज हो गया, अच्छी चीज बनी है, कि ये इसको अपलोड कर दीजिएगा प्लीज अगर पॉसिबल हो। मैं ये भेज दूंगा सर सबको। एक चीज और, हाँ जी। सर EIE-IW रेगुलेशन 2014 जो सिंध का है, हाँ, सर एक क्लास उसके ऊपर रख लीजिए। उसकी जो क्लॉजेस है ना, वो काफी इम्पोर्टेंट है। ये मैं सारी जो पढ़ाऊंगा, ये सारी अप्रूवल्स, डिस्कस करेंगे हम तीनों की, हम डिस्कस करेंगे अब ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, फिर एक तो हम ये डिस्कस करेंगे, दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि इन्वायरमेंटल रिपोर्ट बनाई कैसी जाए, IEE की, EIA के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, कौन कौन से कंटेंट्स डाले जाए। आपको ये पता अच्छा है है सर। पंजाब में जो है वो लीगल का कोई चैप्टर नहीं है, वो लीगल डालते ही नहीं। लीगल पूरा काम ही फ्रेमवर्क पूरा लीगल हो रहा है। लीगल फ्रेमवर्कों की चैप्टर नहीं है। सिंध में है, बलूचिस्तान में है, पंजाब में नहीं है। ठीक है, तो 1 मिनट रह गया, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, ऑल ऑफ यू कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। उमर, तहसीन, मुश्ताक, सैयद अनस। सर एक क्वेश्चन है लेकिन इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके। हाँ, सर ये जो हमारा RO का रिजेक्ट वाटर जो है, ये किस में आता है? सर ये हैजर्डस में आता है, नॉन हैजर्डस में आता है? और इसके हैजार्डस में, ऊपर लॉ हैजार्डस में आता है, हैजर्डस में आता है बिल्कुल। सर। लॉ वही है जो एफ्लुएंट वाला है हमारा। देखिए लॉ, इसमें लॉ पे नहीं जाएंगे, इसमें हम सर इसके देखेंगे। ऊपर एनिक्वस एप्लीकेबल हो जाएगा ना? नहीं, एनिक्यूएस नहीं है ये। आप किसकी सेवेरिटी, आप हैजार्डस की जो डेफिनेशन है ना, उसमें चला जाता है। हैजार्डस की डेफिनेशन में है कि एनी सब्सटेंस या एनी मटेरियल विच हैज टॉक्सिसिटी, इग्नाइटेबिलिटी, कोरोसिविटी, रिएक्टिविटी और 3-4 चीजें और हैं, उसमें ये चला जाता है। उन डेफिनेशंस के अंदर ना ये किसी एक में लाई करता है, इस वजह से हैजार्डस में चला जाता है। इसके हवाले से कोई रेगुलेशन नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं? सर इसका फाइनल डिस्पोजल क्या होगा फिर, जो इसका हम फाइनल RO का डिस्पोजल रिजेक्टेड कुछ वाटर नहीं होता है। है इसका फिर फाइनल डिस्पोजल RO का क्या है, इंसिनरेशन ही है। रेत को तो नहीं जला नहीं सकते, सर, डीसैलिनेशन प्लांट है। अभी लेकिन वो टाइम कौन खत्म लगाएगा? हो गया, मैं इसके ऊपर अच्छी सी सर वो ब्रीफिंग देता हूँ। तभी डिस्टिलेशन रिजेक्ट प्लांट की होता कॉस्ट है। बहुत ज्यादा है। तो डीसैलिनेशन भी तो वही है ना, डीसैलिनेशन तुम तो ही लगाओगे है तो डिसैलिनेशन। वो अच्छा खासा RO ही है वो। वो आर देखें, डीसैलिनेशन का मतलब ये है
कि आपने वो जो इकट्ठा किया था ना, जो क्या कहते हैं सॉल्ट मिनरल्स, में कन्वर्ट कर दूं हाँ वो आप डीमिनरलाइज कर दिया उसको, एवेपोरेशन सर हाँ सेपरेट आउट कर दैट दिया। एल डी जी जी ठीक है, इस पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में 1 मिनट रह गया, आप इसको देख लीजिएगा। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था आज का मैं शेयर कर दूंगा, और फर्दर आपने जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को एक दफा लाजमी देखना है जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। सर